Hello everyone. Welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss Vision IS monthly magazine October 2023. तो let's see कि हम लोग कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहले से ही डिस्कस किया हुआ है सारा आर्टिकल, तो वो आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 4 उसमें सारा आर्टिकल डिस्कस है। तो अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और हमने पार्ट ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट 1 टू पार्ट 4 डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं न्यूज इन शॉर्ट्स में, तो उसके आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले ये जितना आर्टिकल है ये पार्ट 1 टू पार्ट 4 में हमने थॉरोली डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। बिकॉज ये जो सारे टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, तो इट विल बी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स 2024 एंड मेंस 2024 एंड इट विल बी हेल्पफुल इन इंटरव्यू ऑफ 2023, क्योंकि ये सारे करंट टॉपिक है। दोज हु आर गोइंग टू इंटरव्यू दिस ईयर, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है ये अभी न्यूज में है, नागोर्नो काराबाग जो है वो भी न्यूज में है, और जो हमास और इजराइल का जो वॉर है वो अभी तक न्यूज में है और वो कंटिन्यू बना ही हुआ है। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडिया और जो मालदीव्स का है, जो जितने भी प्रेसिडेंट है, अभी जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं मालदीव्स के, तो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन कैसा है वो आप जाके देख सकते हैं। ये सारे आर्टिकल मैंने थोड़ो में डिस्कस किया है, तो वो पार्ट 1 टू पार्ट 4 वो सब मैंने डिस्कस किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया यूएई साइन रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम। तो ये अभी न्यूज में क्यों है ये देखते हैं। ये जो एनपीसीआई है ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का काम करता है, एंड ये जो एआई है इतिहाद पेमेंट, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत ये इम्प्लीमेंट किया गया है। ये जो डीसीएस है, डीसीएस मतलब ये जो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है वो यूएई में चलेगा, और ये जो एनआईपीएल है वो होली ओन्ड है सब और सब्सिडरी है किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। ये जो एनपीसीआई क्या है, तो एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका ओरिजिन कब हुआ था? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट को एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया में। और इसका ओरिजिनेशन कब हुआ था? तो ओरिजिनेशन हुआ था आरबीआई और जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उन दोनों ने मिलके इसको ओरिजिनेट किया था अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका? ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो एक ये एनजीओ की तरह काम करता है, और कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, और ये जो है ये कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया है इसको। अब देखते हैं कि इसका मैंडेट क्या है, ये काम कैसे करता है। और ये प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारे बैंकिंग सिस्टम को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इंडिया में, और वो फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। फिजिकल कहने का क्या मतलब? जो बैंक जितने भी है जो रन करती है कि कैसे उसमें डीडी जमा करना है, कैसे ड्राफ्ट जमा करना है, कैसे आरटीजीएस जमा करना है, और कैसे ये जो नेफ्ट है और वो कैसे नेफ्ट से कैसे पेमेंट करना है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से ये जैसे कि गूगल पे हो गया, फिर उसके बाद ये रुपए हो गया, फोन पे हो गया, तो ये सारी चीज को गाइडलाइन करता है। तो अब देखते हैं इसमें अदर कौन कौन से जो है जो एमपीसीआई जिसके रिगार्डिंग काम करता है वो। तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है
उसमें काम करता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस उसमें काम करता है। ये जो आधार इनेबल्ड है पेमेंट सिस्टम, जो आधार से रिलेटेड पेमेंट होती है उसमें काम करता है। और ये जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है तो ये उसमें काम करता है। और ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, तो ये जो फास्टैग जो जितनी भी चीजें लगती हैं तो ये सारी एनपीसीआई में ही आता है। तो जो हम लोग फास्टैग जो है वो टोल पे जो पैसे कटते हैं हर व्हीकल के एंट्री पे, तो ये सब एनपीसीआई के ही अंदर आता है। और ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो भी, और ये जो यूपीआई है जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो सारा कुछ इसी के अंदर आता है। और फिर ये जो आधार पेमेंट ब्रिज है वो भी। तो अब चलते हैं, ये NIPL क्या है वो देखते हैं, जो असिस्ट करता है अदर कंट्रीज को भी ये इस्टेब्लिश करने में कि कैसे वो अपने जो कॉस्ट एफिशिएंट है और सिक्योर पेमेंट सिस्टम को बढ़ाएं। तो उसमें ये हेल्प करता है। और ये जो पार्टनरशिप हुआ है तो उससे क्या होगा, डाइवर्सिफाई पेमेंट ऑप्शन, कि पहले जो वहां की जो करेंसी थी उसी में पेमेंट हो पाता था, लेकिन अब जब वहां पे रुपए को वैलिड कर दिया है तो जो इंडियन करेंसी है उसमें भी पेमेंट हो पाएगा। और उससे क्या होगा कि ये जो रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो वो भी कम हो जाएगा और इन्हांस करेगा यूएई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन पेमेंट इंडस्ट्री। तो इसमें भी हेल्प मिलेगा। अब ये देखते हैं यूएई का जो डीसीएस है और इसका एम क्या है, एक्सलेट करना और ग्रोथ करना जो ई कॉमर्स है और डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको, ताकि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें एडवांसमेंट मिले और वो अलाइन करे ये जो यूएई का जो एम्बिशियस जो डिजिटाइजेशन एजेंडा है उसको, क्योंकि वो लोग भी अब ये डिजिटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो डीसीएस है उसको ये जो प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, एनआई ये जो पीएल है उसके द्वारा, जो कंसिस्ट करता है रुपे स्टैक एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, और जो है जो फ्रॉड मॉनिटरिंग सर्विस एंड एनालिटिक्स में हेल्प करेगा कि कैसे हम फ्रॉड से बच सकते हैं और टाइम टू टाइम कैसे मॉनिटर करेंगे या एनालिटिक्स करेंगे, एनालाइज करेंगे इन सारी चीजों में। और अभी देखते हैं रुपए के बारे में कि रुपए कार्ड क्या है। ये जो रुपे कार्ड है वो इंडिया का इंडिजिनस कार्ड पेमेंट है जिस जो प्रोवाइड करता है एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये डेबिट का काम करता है, क्रेडिट का काम करता है, और ये जो प्रीपेड है उसमें भी ये काम करता है। अब देखते हैं इसमें जो है दे मेक अप मोर देन 60% ऑफ टोटल कार्ड्स। तो बहुत सारे कार्ड्स जो है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड बन गया, डेबिट कार्ड बन गया, और भी बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, तो ये रुपे कार्ड के अंदर बनती है। और इसको इशू किया जाता है थ्रू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल बैंक, उसके लिए भी। तो यही है इसमें। अब चलिए चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब देखते हैं ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है तो उसके बारे में, और ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये जो अर्मेनिया का पार्लियामेंट है वो वोट कर रहा है और ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और तो देखते हैं ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। और सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड में है। और ये देखते हैं कि इसका ओरिजिनेशन कब हुआ, और ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था ये रोम इंस्टीट्यूट के द्वारा और ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 में। और इसके बारे में और देखते हैं, ये परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा। और वो इंटरनेशनल ट्रीटी क्या था, वो रोम इंस्टीट्यूट वो। और इसमें मेंबर कितने हैं, 123 मेंबर्स हैं, जो ये जो रोम इंस्टीट्यूट है उसके। और इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है तो इंडिया उसका मेंबर नहीं है। और इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें 18 जज होते हैं जो इलेक्ट किए गए हैं असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टी, जितने भी पार्टी इसमें है उसी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और ये सर्व कितना साल करते हैं, 9 इयर्स।
और ये नॉन रिन्यूएबल टर्म, तो कहने का क्या मतलब कि ये जितने भी जज हैं वो 9 इयर्स तक सर्व करते हैं, तो उनका जो टर्म है ना वो वापस से वो जज नहीं बन सकते, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल टर्म्स बोला जा रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्वेस्टिगेट करना एंड प्रोसिक्यूट करना इंडिविजुअल्स को, और जितने भी सीरियस इश्यूज हैं और एक्यूज है नेशनल क्राइम्स को, और जीनोसाइड हो गया, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम्स हो गया, और एग्रेशन हो गया, तो इन सारी चीजों पे ये वर्क करता है। और इसका की इंफॉर्मेशन क्या है? इनका जो जजमेंट है वो फाइनल होता है विदाउट अपील बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज कंसर्न। तो इनका जो जजमेंट होगा उस पे आप कोई भी ये इफ बट नहीं लगा सकते। जो इन्होंने जजमेंट दे दिया तो इसको फर्दर अपील नहीं किया जा सकता है और इसको मानना ही पड़ेगा। और ये जो है ओनली स्टेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन कंटेंजियस केसेस। तो जो इसके जो मेंबर्स हैं वही के लोग है ना इसमें आईसीसी में जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा जितने भी वॉर वाला केस हो, एग्रेशन हो और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, तो उन सारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये जो कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट है, टेस्ट बैन ट्रीटी है, सीटीबीटी, तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रशिया इंडिकेटेड टुवर्ड्स रिवोकिंग इट्स रेटिफिकेशन ऑफ सीटीबीटी। तो रशिया ने रेटिफाई किया हुआ है सीटीबीटी को, और अब ये बोल रहा है कि वो अपना रेटिफिकेशन हटा देगा और वहां से ये विड्रॉ कर लेगा, और ताकि ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट बैन ट्रीटी है, तो वो जो न्यूक्लियर वेपन में इन्हांसमेंट कर सके। और ये जो सीटीबीटी है किस पे वर्क करता है? ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो वो टेस्ट, ये जो जितने भी टेस्टिंग होती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो उस पे ये बैन लगाने का काम करता है। और इसीलिए रशिया जो है वो इक्वल फुटिंग कर रहा है यूएस के साथ, क्योंकि यूएस जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, लेकिन ये जो सीटीबीटी उसने साइन नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है, और इसने रेटिफाई किया था तो अब ये विड्रॉ कर रहा है, और ये जो है वो उसी के यूएसए के लक्ष्य कदम पे चल रहा है, ये उसी का फुटनोट फॉलो कर रहा है। और ये जो है यूएस हैज नॉट रेटिफाइड द सीटीपीटी बाय साइटिंग द डिफिकल्टी इन वेरीफाइंग वेदर और नॉट पार्टिसिपेंट स्टेट मीट द रूल्स ऑफ ट्रीटी। तो ये कह रहे हैं क्या कि यूएस ने साइन नहीं किया है, और वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट तो है लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करता है। और ये सीटीबीटी क्या है? एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करने का काम करता है किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स टेक्स्ट एक्सप्लोजन होता है उसका। और इसका काम क्या है? ये बैन करता है जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसमें, और चाहे वो मिलिट्री हो या फिर जो पीसफुल पर्पस से बनाया गया हो। तो अगर पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं या फिर मिलिट्री यूज के लिए भी बनाते हैं तो ये उससे भी बैन लगाता है। और ये ट्रीटी कब आया था? तो इसको ये ओपन किया गया था और सिग्नेचर के लिए सितंबर 1996 में, और साइन किया गया था 187 नेशन के द्वारा, और रेटिफाई किया गया है 178 जो कंट्रीज है उनके द्वारा। और ये जो ट्रीटी है कैन नॉट फॉर्मली एंटर इनटू फोर्स अंटिल इट इज रेटिफाइड बाय 44 स्पेसिफिक नेशंस। और उसमें जो 8 जो है ना उन्होंने अभी तक जो है वो रेटिफाई नहीं किया है। और देखते हैं वो 8 कंट्री कौन कौन सी है। तो वो 8 कंट्री चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी कंट्री ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो ये जो है अदर ट्रीटीज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो जैसे कि ये क्या करता है? ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एनपीटी, और ये कब आया था? 1970 में। और ये जो है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, टीएनपीडब्ल्यू, और ये कब आया था? 2021 में। तो ये सारे जो है सीटीबीटी हो गया या फिर एनपीटी या टीएनपीडब्ल्यू, तो ये सब जो है न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट काम करती है। मतलब ये नहीं चाहती कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये और बने, क्योंकि इससे कंट्री में वॉर प्रोन एरिया हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिजास्टर होने का ये
डिजास्टर होने की संभावना है, और उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री ज्यादा खतरे में पड़ेगी, और ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड टाइप की सिचुएशन बन सकता है। इसीलिए सब चाहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनना बंद हो जाए। और ये रीजन क्या है, इंडिया ने जो साइन नहीं किया है और रेटिफाई नहीं किया है, तो उसका रीजन क्या है? तो देखते हैं, ये जो सीटीबीटी है, जो नॉट इंसिस्ट ऑन ए कंप्लीट डिसआर्मामेंट, तो इसमें क्या है, जो कुछ कंट्रीज हैं, वो जो परमानेंट कंट्रीज है, वो लोग भी न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन उन्होंने क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन उन्होंने रखा हुआ है, अभी तक डिसआर्म जो इन्होंने डिसआर्म नहीं किया है। तो इंडिया का ये है कि मैं दोनों तरफ से, जितने भी मेरी जो नेबर कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन वाली है, तो अगर मैंने साइन कर लिया तो मुझे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया है इंडिया ने। और ये बोला है क्या, ये जो पार्टी है सीटीबीटी, इंडिया कैन नॉट टेस्ट एंड डेवलप न्यूक्लियर वेपन वेयर एज चाइना वुड रिटेन इट्स आर्सेनल एज पर एनपीटी। तो ये बोल रहा है कि इंडिया ने तो अभी तक इसको साइन नहीं किया है, और ये जो न्यूक्लियर मेंबर है, लेकिन चाइना भी न्यूक्लियर मेंबर है, लेकिन ये एक तो, लेकिन ये यूएनएससी का मेंबर है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर मुझे चाइना से अपना सेफ्टी रखना है, तो मैं जो न्यूक्लियर है मेरा, वो डिसआर्मामेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं किया है। अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो पहले देखते हैं ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या है। ये जो ऐसे जो जितने भी ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जो कंडक्ट किया जाता है ग्रुप्स के द्वारा और नेटवर्क के द्वारा, जो कंसर्ट करते हैं या फिर इंगेज रहते हैं वायलेंस में, करप्शन में, और जो फाइनेंसिंग का भी काम करते हैं वॉर में, या फिर जो मटेरियल बेनिफिट करते हैं टू और मोर कंट्रीज। बेसिकली ये अगर जितने भी इलीगल काम है तो उसमें इन्वॉल्व होना या उसको फाइनेंस करना, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड, ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, क्योंकि इसका ये जो 20th एनिवर्सरी हुआ है और वो सेलिब्रेट किया गया है इटली में। और इसको जो है बनाया कब गया था और अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था, ये जो यूएन जनरल असेंबली है 2000 में, और ये एंटर्ड कब हुआ था? 2003 में। और ये जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बना था, और ये फाइट करता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ। तो अब देखते हैं ये जो कन्वेंशन है वो सप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है। वो 3 प्रोटोकॉल्स है इसके, और वो कौन कौन से है? ये जो प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस, पनिश करता है ट्रैफिकिंग इन पर्संस हो गया, स्पेशली वेमेन एंड चिल्ड्रन। तो वेमेन और चिल्ड्रन के ट्रैफिकिंग के लिए इसको पनिशमेंट दिया जाता है। और दूसरा है ये जो स्मगलिंग होती है, माइग्रेंट बाय लैंड हो गया, सी एंड एयर, तो इन अगर स्मगलिंग होती है तो फिर पनिश किया जाता है। तीसरा है जो इलिसिट है, जो मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर ट्रैफिकिंग किया जाता है फायर आर्म्स का या फिर उसके पार्ट्स का, तो उसके लिए उसको पनिश किया जाता है। अब देखते हैं इंडिया में भी है क्या ऐसा कुछ। तो ये जो कंट्रीज है वो जो है must become parties to the convention itself before they can become parties to any of the protocols। तो पहले तो इसका जो कन्वेंशन है उसकी पार्टी बननी पड़ेगी और उसको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका प्रोटोकॉल है जो हमने डिस्कस किया ऊपर में 3, तो उसकी पार्टीज बननी पड़ेगी। और उसमें मेंबर कितने हैं? ये जो सिग्नेटरीज है 147 और ये जो पार्टीज है 191, और इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है 2011 में। और इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? तो इंडिया में है क्या ऐसा कुछ? तो है, ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये जो नेशनल नोडल अथॉरिटी है जो रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है ट्रांसनेशनल क्राइम्स के लिए। और ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2013 में, तो वो भी इनेक्ट किया गया है जो वर्क करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट स्पेशली। तो यही है इसमें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में।
तो ये जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो ये जो है इंडिया ने इसको री इलेक्ट किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ एआईबीडी फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म। तो इंडिया ही इसका प्रेसिडेंट है लास्ट 3 टाइम से। और ये जो एआईबीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। और ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 1977 में। और ये किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब यूनेस्को के अंदर। और ये जो है, तो ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और ये जो यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, ये इसका फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है, ये जो बना है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो यूएनडीपी एंड आईटीयू ने मिलके बनाया है इसे। और इसमें कितने जो मेंबर है, 26 गवर्नमेंट मेंबर कंट्रीज है, जो जिसमें इंडिया भी इसका जो प्रेजेंट किया गया है, और 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज है। और ये जो इसमें क्या अचीव किया जाता है, ये जो वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट है उस रीजन के उसको, और इसका फंक्शन क्या है, ये इस्टेब्लिश करता है इंटर रीजनल लिंक बनाने का, किसके बीच में, ये जो कॉपरेशन करता है मीडिया का या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट उसमें। और ये एक थिंक टैंक भी है जो वर्क करता है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल प्रोग्रामिंग में। तो उसमें भी ये जो है ना डेवलपमेंट और ये जो रीजनल प्रोग्रामिंग है उसमें उसका ये थिंक टैंक है। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल्स पे। ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ओरा, तो ये क्यों न्यूज में है, ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, तो इसकी मीटिंग हुई है कोलंबो श्रीलंका में। और इसका देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या है और इस मीटिंग से क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो इसमें है ये स्ट्रेंथनिंग रीजनल आर्किटेक्चर, और ये जो है री करता है इंडियन ओशन आइडेंटिटी को, जो इसकी थीम है इस मीटिंग का। और ये जो कोलंबो कम्युनिक है, जो ओरा विजन 2030 एंड बियॉन्ड जो अडॉप्ट किया गया है, और ये जो सऊदी अरेबिया है वो फॉर्मली वेलकम्ड एज 11th डायलॉग पार्टनर। तो इसको जो सऊदी अरेबिया को 11th डायलॉग पार्टनर के रूप में वेलकम किया गया है। और ये जो ओरा है वो चेयरशिप करता है और ट्रांसफर्ड करता है किया गया है फ्रॉम बांग्लादेश टू श्रीलंका। और कब से कब तक, 2023 से लेकर के 2025 तक। और इंडिया विल टेक चेयरशिप ड्यूरिंग 2025 से लेकर के 2027 तक। तो अभी जो है जो चेयर करेगा श्रीलंका, एंड नेक्स्ट जो टेन्योर आएगा वो इंडिया चेयर करेगा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब देखते हैं ये जो ओरा है वो क्या करता है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1997 में, जो बेस्ड है किस पे, विजन ऑफ नेल्सन मंडेला के विजन पे। और इसका एम क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सारे जितने भी इंडियन ओशियन रीजन है उसके। और इसमें मेंबर कितने हैं, 23 मेंबर हैं। और ये जो सीओएम है, और तो ये जो हर साल ये मिलते हैं, और यही एपेक्स बॉडी है ये। और इसमें 6 प्रायोरिटी एरियाज है, और जो 2 क्रॉस कटिंग इश्यूज जो है, जैसे मेरीटाइम सेफ्टी और एंड सिक्योरिटी और फिशरीज मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो इन सारी चीजों पे प्रायोरिटी रखा गया है। और ये जो स्पेशल फंड है वो सपोर्ट करता है इसके प्रोजेक्ट को एंड प्रोग्राम्स को। और ये जो ओरा है उसका आउटलुक क्या है, आउटलुक और ये जो इंडो पैसिफिक है, जो कॉल फॉर एडहेरेंस 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड अदर रेलेवेंट यूएन ट्रीटीज। तो इसका जो आउटलुक है ये इसी फ्रेमवर्क पे काम करता है, जैसे ये उनक्लोज है और यूएन की जितनी ट्रीटीज है तो उसी के बेसिस पे ये काम करता है। और इसमें इसको कंप्राइज कैसे किया गया है, मतलब बनाया कैसे गया है, इसमें 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो सब इसमें इन्वॉल्व है, और 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है।
और ये प्रोड्यूस करता है $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विस। और ये जो इंट्रा ओरा ट्रेड है वो $800 बिलियन का हो चुका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि इसका जो है बिग पावर राइवलरीज जैसे कि चाइना फ्रॉम इंडियन ओशियन रीजन में, तो उसके खिलाफ ये काम करता है। और ये जो लेस कंटेंशियस स्पेस फॉर रीजनल कोऑपरेशन इंडिया सिंस पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर, तो ये जो है वो लेस कंटेंशियस भी है क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए। अब देखते हैं ये जो मेंबर है, जैसे बांग्लादेश हो गया, फिर थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर ओमान हो गया, यमन हो गया, सोमालिया हो गया, सेचल्स है, कोमोरोस हो गया, मेडागास्कर, मॉरिशस, फिर रीयूनियन, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, फिर तंजानिया हो गया, फिर इधर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा। और फिर अब देखते हैं ये जो इंटर पार्लियामेंट्री फोरम है, आईपीयू, ये न्यूज में क्यों है? ये जो 9th जो P20 समिट हुआ है और होस्ट किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन कोऑपरेशन विद आईपीयू इन न्यू दिल्ली। तो अभी जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है ना, इसका जो होस्ट किया गया है। और ये जो P20 समिट हुआ है ये एक एनुअल गैदरिंग है, मतलब ये हर साल होता है। और G20 पार्लियामेंट स्पीकर डिस्कसिंग ग्लोबल इशू, और इसमें जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसको डिस्कस किया जाता है। और ये जो है अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1889 में। और ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है, तो जितने भी पार्लियामेंट है तो उनका एक ग्रुप बनाया गया है और ये सब मिलके काम करते हैं। और देखते हैं ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट के लिए, जो फैसिलिटेट करता है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। और इसमें मेंबर कितने हैं? 179 मेंबर है एंड 14 एसोसिएट है जो मेंबर्स है, और इंडिया जो है इसका मेंबर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है। और देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्यों बना है। तो ये जो पार्लियामेंट्री है इकोसिस्टम, ये डेमोक्रेसी के लिए काम करता है और फॉर एवरीवन, जो बिल्डिंग इफेक्टिव, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड इनोवेटिव पार्लियामेंट्स है उसको बिल्टअप करने का काम करता है। और इन्हीं सबसे ये डेमोक्रेसी मेंटेन करने का काम करता है। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हमने जितने भी न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में जो भी आर्टिकल थे वो सारा हमने कवर कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 इकोनॉमी लाएंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अभी इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको जितने प्रीवियस लेक्चर देखना है तो मैं वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहां से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।